नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हैज़ स्पीक अप फॉर यूपी ट्रिपल एस सी स्टूडेंट्स 9 बजे 9 मिनट। मैं भी बेरोजगार। 9 सितंबर 2020 को ये सेकेंड इनिंग्स है। पहला इनिंग्स जो है कि 5 सितंबर 2020 को बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट हुआ। तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए 9 सितंबर 9:09 पर आयोग और सरकार के विरोध में दिया, मोमबत्ती और लालटेन जलाना है। ये जो विरोध करना है उत्तर प्रदेश सरकार का, और उत्तर प्रदेश में जितने भी आयोग हैं जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएल, यूपी पीएससी इत्यादि जो भी आयोग हैं उनको जगाना है एक बार फिर से 9 सितंबर को। तो दोस्तों, इस मुहिम को जो है कि सफल बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, ट्विटर पे हैशटैग करें। वह रात 9 बजे या दिन के 9 बजे जो है अपने इस आयोजन को सफल बनावें। तो दोस्तों, केशवानंद भारतीय संविधान के इतिहास में एक बहुत बड़ा अहम मोड़ था, और वो अहम मोड़ हमेशा जाना ही जाता था। लेकिन आज दुख की बात इसलिए है कि वो केशवानंद भारती आज हमारे बीच नहीं रहे। केशवानंद भारती की जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों ने सुनवाई किया था, और उस फैसले से जुड़े हर पहलुओं को हम ध्यान में रखेंगे। उस फैसले से जुड़े हर पहलुओं को हम जानने की कोशिश करेंगे, आखिर वो फैसला क्या था और किस पर वो सुनवाई हुई थी। दोस्तों, केशवानंद भारती केस को हम आज रीड करने जा रहे हैं, आज पढ़ने जा रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा केस लड़ने वाले केशवानंद भारती आज हमारे बीच नहीं रहे। आज अर्थात रविवार को शायद 4 बजे से 5 बजे के बीच में उनका जो है कि आकस्मिक निधन हो गया। तो जो आप इस समय इमेज देख रहे हैं वो केशवानंद भारती जी का है। तो केशवानंद, चलिए डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या था मामला। तो केरल के महंत केशवानंद भारती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से वर्ष 1973 का चर्चित संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत पर फैसला आया। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 1973 में दिया था, जिसने संविधान में संशोधन को लेकर संसद के अधिकारों को न केवल सीमित किया, या एक वर्ड आया सीमित किया, अर्थात संविधान के मूल ढांचे को लेकर संसद के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने सीमित किया था, बल्कि साथ ही साथ न्यायपालिका को संशोधन की समीक्षा का अधिकार भी मिला था। भारत के कानूनी इतिहास में आए ऐतिहासिक फैसले में भारती अर्थात केशवानंद भारती याचिकाकर्ता थे, और रविवार अर्थात आज ही के दिन 6 सितंबर 2020 को उनकी मौत हो गई है। वह वर्ष 1970 में केरल के कासरगोड स्थित इदनीर हिंदू मठ के वंशानुगत प्रमुख थे, और केरल सरकार के 2 भूमि सुधार कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन पर पाबंदी भी लगाई गई थी। तो चलिए जान लेते हैं कि केशवानंद और उनके केस से जुड़ी 10 बातें कौन कौन सी थी। तो जो पहला है, इस मामले में कई चीज़ें पहली बार हुई थी। इस मामले की सुनवाई अब तक की सबसे बड़ी पीठ अर्थात 13 न्यायाधीशों की पीठ थी, और यह सुनवाई जो है 68 दिनों तक चला था। 68 दिनों तक सुनवाई हुई, जो अब तक का रिकॉर्ड है। अदालत ने मामले पर 703 पन्नों का फैसला सुनाया था। तो दोस्तों, केशवानंद भारती से जो भी जुड़े 10 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको लेके एनके स्टडी आपके सामने उपस्थित हुआ। अगर आपको पसंद आता है उसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि इस मुकदमे में 31 अक्टूबर 1972 को बहस शुरू हुई थी, और 23 मार्च 1973 को बहस समाप्त हुई थी। हालांकि मामले में आया ऐतिहासिक फैसला महत्वपूर्ण है, जिसने 6 के मुकाबले 7 के बहुमत से उस सिद्धांत को समाप्त कर दिया था। अर्थात 13 न्यायपालिका की 13 जजों की जो कि संविधान पीठ बैठी थी, और उसमें से 7 लोगों के बहुमत से जो है कि इस सिद्धांत को समाप्त कर दिया था कि संसद को संविधान के हर हिस्से को संशोधित करने का अधिकार है। तीसरे पॉइंट में बताया जा रहा है कि इस पीठ की अध्यक्षता तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एस.एम. सीकरी ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो 13 जजों की पीठ बैठी थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी केशवानंद भारती केस में। तो इसका जो
राइट आंसर है एस.एम. सीकरी ने इस संविधान पीठ की अध्यक्षता की थी। इस पीठ में उच्चतम न्यायालय के सुप्रसिद्ध न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना भी थे। इस विभाजित फैसले को बाद में कई प्रमुख न्यायविदों का समर्थन मिला, जिसमें कहा गया था कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन उसे इसके मूल ढांचे को प्रभावहीन बनाने की शक्ति नहीं है। तो दोस्तों, संसद को जो संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार मिला है अनुच्छेद 368 से ही मिला हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो संविधान में संशोधन करने का अधिकार जो मिला है, उसे इसके मूल ढांचे को प्रभावहीन बनाने की शक्ति उसे प्राप्त नहीं थी। चौथे पॉइंट में कहा जा रहा है कि फैसले में कहा गया था कि संविधान के हर प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है, अर्थात संविधान के जो फैसला आया था उसमें कहा गया था कि संविधान के हर प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि संविधान का आधार और ढांचा पूर्व की तरह ही रहे। तो जो न्यायिक समीक्षा लिया गया हमारे संविधान में, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। क्या कहा जा रहा है, तो इसमें 5वें नंबर पे कहा जा रहा है कि न्यायमूर्ति खन्ना ने मूल ढांचे शब्द का इस्तेमाल अपने फैसले में किया और कहा कि न्यायपालिका को संविधान संशोधन की समीक्षा करने और मूल ढांचे के सिद्धांत के खिलाफ होने पर खारिज करने का अधिकार है। तो किसने मूल ढांचे का इस्तेमाल किया था, तो एच.आर. खन्ना ने, जो न्यायमूर्ति थे एच.आर. खन्ना ने मूल ढांचे के शब्द का इस्तेमाल किया था और अपने फैसले में कहा था कि न्यायपालिका को संविधान संशोधन की समीक्षा करने और मूल ढांचे के सिद्धांत के खिलाफ होने पर खारिज करने का अधिकार है। 6वें में कहा गया है कि शीर्ष अदालत ने इसका वृहत खाका दिया कि क्या संविधान के मूल ढांचे का इसका वृहत खाका दिया कि क्या संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा होगा, क्या संविधान के यह मूल ढांचे का हिस्सा होगा, और कहा कि धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र इसका हिस्सा है। साथ ही भविष्य की पीठों पर छोड़ दिया गया कि वे तय करें कि मूल ढांचे का क्या हिस्सा है, अर्थात मूल ढांचे में क्या क्या हिस्सा आएगा, इस पे जो है कि उसको छोड़ दिया गया था भविष्य में। 7वें पॉइंट पे कहा जा रहा है कि भारती को अर्थात केशवानंद भारती की ओर से याचिका पर प्रमुख न्यायविद नानी पालकीवाला ने जिरह किया और केरल भूमि सुधार संशोधन कानून 1969 और 1971 की वैधता को चुनौती दी थी। इन दोनों कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान की 9वीं सूची में रखा गया था। जो 8वां बिंदु है, बाद में यह बृहत मामला बन गया और संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के दायरे पर चर्चा हुई और फैसला आया। और फैसला क्या आया, इसमें जो 9वें पॉइंट में बताया जा रहा है कि पीठ में शामिल 13 न्यायाधीशों में से 11 न्यायाधीशों ने अलग अलग फैसला दिया, अर्थात जो किस पे फैसला दिया इस पे हम बात कर रहे हैं कि तो पीठ में जो 13 न्यायाधीशों की जो पीठ थी, 11 न्यायाधीशों ने अलग अलग फैसला दिया। वे कुछ बिंदुओं पर सहमत थे जबकि कुछ पर असहमत, लेकिन जो संविधान का जो मूल ढांचा के सिद्धांत पर 13 में से 7 न्यायाधीश सहमत थे, अर्थात संविधान के मूल ढांचे पर जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ था उसमें से 13 में से 7 न्यायाधीश सहमत थे, अर्थात 7 और 6 के बहुमत से यह पास हुआ था, जो बाद में कई संविधान संशोधनों को रद्द करने का आधार भी बना था। हाल में अदालत ने उच्चतम न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को इसी आधार पर खारिज भी किया था। तो शीर्ष अदालत ने कहा था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, इसलिए यह संशोधित करने योग्य नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह हम इन 10 बिंदुओं को समझे हैं कि आखिर केशवानंद भारती केस क्या था और केशवानंद भारती केस से जुड़ी वो 10 बातें क्या क्या थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी और क्यों लाया गया था। केरल के महंत थे केशवानंद भारती, उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में 1973 में जो है कि याचिका डाला था और संविधान के मूल ढांचे को लेकर, जिसमें संविधान में संशोधन को लेकर संसद के अधिकारों को
न केवल सीमित किया गया था बल्कि साथ ही साथ न्यायपालिका को संशोधन की समीक्षा का अधिकार भी मिला था। तो दोस्तों ये केशवानंद भारती जी का इमेज है जो आज हमारे बीच नहीं रहे, उनकी आज मृत्यु हो गई है। तो केशवानंद भारती की जो यह याचिका थी, यह वीडियो था, अगर आपको पसंद आता है तो उसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों उस आपसे एनके स्टडी एक बार फिर से निवेदन करता है कि जो अब हमारा मुहिम होगा स्पीक अप फॉर यूपी ट्रिपल एस सी स्टूडेंट्स, हैशटैग करना है, ट्विटर पे ट्रेंड कराना है। आरआरबी ने जो 15 दिसंबर 2020 से जो है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को तैयार है। अब इसका शेड्यूल तो नहीं आया है, लेकिन अब जो है कि ख़ास तौर से 9 सितंबर 2020 को 9:09 पे अब यूपी सरकार की बारी है। यूपी सरकार को जो है चेताना है। यूपी सरकार के जितने भी आयोग हैं उनको ट्विटर पे जो है कि ट्विटर पे उनको जगाना है, जैसे हमने ताली और थाली से उनको जगाया था। तो अब बारी है उत्तर प्रदेश में विभिन्न आयोगों को जगाना है, ख़ास तौर से यूपी ट्रिपल एससी को। जिस तरह से यूपी ट्रिपल एससी पिछले 3-4 सालों से काम कर रहा है, जिस तरह से वैकेंसियाँ लटकी हुई है, जिस तरह से वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं, जिस तरह से रिजल्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिस तरह से आंसर की नहीं आ रहे हैं। लेखपाल हो गया, चकबंदी लेखपाल, यूपी एसआई दरोगा का वैकेंसी हो गया। बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ हैं जो पिछले 3-4 सालों से आ रही हैं, लेकिन अभी तक आ नहीं पा रही है। लगातार न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हो रहा है, लेकिन मूल रूप से आयोग के वेबसाइट पे देखने को नहीं मिल रहा है। अब 2022 का चुनाव हो सकता है सरकार वेट करे, लेकिन हमको भी 2022 के चुनाव में सरकार को जगाना है, बताना है कि अब ये सरकार रहेगी अथवा नहीं रहेगी। तो दोस्तों डिसलाइक का बटन प्रेस करते चले, सरकार को जगाते चले। मैं भी बेरोज़गार का मुद्दा अभी उठा है, ये सेकेंड इनिंग है। इसको और ज़ोर शोर से उठाना है जब तक कि सरकार अपने मूल ढाँचे पे ना आ जाए। इससे कोई किसी भी प्रकार का जो है कि गतिरोध न करते हुए संयमित ढंग से और निरंतर चलता रहे विभिन्न आयोग। इसी उद्देश्य के साथ एनके स्टडी आपसे विदा लेता है और अपील भी करता है कि इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।